morning to all. I welcome you all in today's class. Today we'll begin with our chapter 2 Lost Spring Stories of Stolen Childhood, written by Anis Jung. So, look at the pictures concerned with the chapter. Author refers spring as childhood, means childhood is as beautiful as the spring season. In this age, children blossom like flowers, but in some cases, it is quite different. The childhood of some children has been lost. And why? Because of poverty that India is struggling with. About the author, Anis Jung was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anis Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books. इन्होंने बहुत सी जो है बुक्स लिखी हैं एंड एक जो फेमस सबसे ज़्यादा फेमस हुई है वो है अनवेलिंग इंडिया. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोलन ऑफ स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. ये एक पीस लिया है इनकी जो बुक है उसमें से एक जो है शॉर्ट स्टोरी जो है वो इसमें चैप्टर में हमें बताई गई है. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. The author tells us story of her interaction with children from deprived backgrounds. Deprived background means those children who have not given them the basic facilities, जिनको basic facilities से जो है वो वंचित रखा जाता है. She describes their poor condition and life in an interesting manner. The story touches the reader and is thought-provoking. And the title of the story is Sometime I Find a Rupee in the Garbage. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. राइटर एक दिन साहिब से पूछती है. साहिब वॉज अ रैग पिकर, कूड़ा उठाने वाला, कि तुम ये चीज़ें क्यों करते हो. वो हर सुबह राइटर के जो नेबरहुड में एक गार्बेज का बहुत बड़ा हीप लगा होता था, उसमें वो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वैल्यूबल चीज़ें जो है वो सर्च करता था. फॉर गोल्ड मीन्स वैल्यूबल चीज़ें, वो सोना नहीं ढूंढता था उधर, वो जो है वो वैल्यूबल चीज़ें जो वहाँ पे ढूंढता था. तो मैंने पूछा कि तुम इस सब चीज़ें क्यों करते हो. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. साहिब ने जो है वो अपना घर बहुत साल पहले छोड़ दिया था. वो ढाका का रहने वाला था और उसका जो घर था वो बड़े बड़े ग्रीन जो फील्ड्स थे उनके बीचों बीच था, बीच में था बिल्कुल. लेकिन उसको अपने पुराने घर की अब बिल्कुल भी याद नहीं है क्योंकि वो उस समय जो वो बहुत ज़्यादा छोटा था. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left, looking for gold in the big city where he now lives. तो उनकी मदर ने उसको बताया था कि वहाँ उनका घर जो था वो समुद्र के किनारे पे था और वहाँ पे जो है तूफान जो है वो आए दिन आते रहते थे और जो उनका सब कुछ वहाँ पे बर्बाद हो जाता था. खेती बर्बाद हो जाती थी, उनके घर बर्बाद हो जाते थे, वो तूफान अपने साथ उड़ा कर ले जाते थे और खेत खलियान सब कुछ उनका बर्बाद हो गया था. इसलिए उन्होंने वो अपना जो है वो घर छोड़ के वो यहाँ बड़ी सिटी में रहने को आए थे कि उन्हें यहाँ पे जो है वो डेली जो है नीड्स की चीज़ें मिले और उनको वहाँ पे सर्वाइवल के लिए जो है वो चीज़ें मिल जाएं. सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं ज़रूरी होती हैं, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. इस चीज़ की तलाश में वो यहाँ पे आए थे. एंड आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. ही मटर्स मीन्स उसने धीरे से कहा कि मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है, इसलिए मैं ये चीज़ें करता हूँ. Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound.
तो राइटर ने बेपरवाह एकदम से बोल दिया कि कॉन्फिडेंट वे में कहा, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, स्कूल क्यों नहीं जाते। लेकिन मुझे एकदम से रियलाइज़ हो गया कि जो बच्चा गार्बेज जो है वो में जा रहा है और उसमें से अपनी चीज़ें ढूंढ रहा है, कूड़ा जो बिल्कुल डिस्कार्डेड चीज़ें जो लोग फेंकते हैं उनमें से कुछ चीज़ें ढूंढ रहा है, तो वो कहाँ से अफोर्ड करेगा, कहाँ से वो स्कूल जाएगा। तो जो मैंने उसको पूछा तो मुझे एकदम से अंदर से जो मेरे को वो जो है वो रियलाइज़ वो चीज़ हो गई थी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वैन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो उसने एकदम से कहा कि मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, अगर कोई होगा तो मैं बनेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। येस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। तो राइटर ने यूं ही हाफ जोकिंगली मीन्स मजाक में कह दिया कि अगर मैं स्कूल बनाऊंगी, अगर मैं कोई स्कूल शुरू करती हूँ कि तुम आओगे। तो उसने बहुत अच्छे से बहुत हंसा वो, और उसने कहा कि स्माइलिंग ब्रॉडली मीन्स वो बहुत उसने स्माइल की, कहा हाँ, कॉन्फिडेंस से उसने भी कहा कि हाँ मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम, इज़ योर स्कूल रेडी। कुछ दिनों के बाद वो मेरे पास आया, उसने कहा कि क्या तुम्हारा स्कूल रेडी है। मीन्स सी द इनोसेंस ऑफ द चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन कितने इनोसेंट होते हैं। राइटर ने तो ऐसे मजाक में कह दिया था उसको कि मैं स्कूल स्टार्ट करूँगी तो तुम क्या आओगे। तो उसने कहा कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन वो बच्चा था वो सीरियसली उसने उस चीज़ को ले लिया और वो पूछने के लिए आ गया। It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. तो इस चीज़ से जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा अपने ही अंदर अंदर ही अंदर में मुझे शर्म आने लगी कि मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया और बच्चे ने जो है वो सीरियसली ले लिया। उसके तो दिल पे लग गई कि मैंने ये चीज़ क्यों कही। तो उसने कहा उस बच्चे को टालने के लिए कि स्कूल बनने में तो टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, इसलिए अभी तो नहीं बना है। लेकिन राइटर ने सोचा कि जिस तरह से मैंने इसको झूठा प्रॉमिस किया, इस तरह से तो बहुत से लोग सोसाइटी के करते होंगे, पॉलिटिशियंस करते होंगे, बड़े बड़े लोग जो हैं वो करते होंगे उनके साथ ऐसे प्रॉमिसेस। लेकिन कोई उनकी परवाह नहीं करता, उनके लिए कोई रूल्स नहीं है, कोई उनकी सर्वाइवल के लिए कोई चीज़ें नहीं करते हैं। ये चीज़ जो है वो इसलिए उन्होंने यहाँ पे राइटर ने जो ब्लीक वर्ल्ड का जो है वो यूज़ किया है, एम्प्टी वर्ल्ड, जिनकी कोई परवाह नहीं करता, जिनकी कोई एग्जिस्टेंस के लिए कोई उनके लिए रूल्स नहीं है। इसलिए ये वाला वर्ड जो है वो राइटर ने यूज़ किया है। After months of knowing him, I ask him his name. Sahib Alam, he announces. He doesn't know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he would have a hard time believing it. कुछ महीनों के बाद जब मैं उसको जानने पहचानने लगी तो मैंने उससे नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने अनाउंस किया बड़े शान से, उसने कहा कि साहिब आलम। लेकिन उसको ये चीज़ नहीं पता थी कि उसके नाम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी। अगर उसको उसके नाम का पता चल जाता तो वो इस चीज़ को बिलीव नहीं करता, क्योंकि जो उसका नाम था और उसकी जो कंडीशन थी वो मिसमैच थी, बिल्कुल मैच नहीं करती थी, जो उसके नाम का मतलब है और जो वो बेचारा एक पुअर जो है वो चाइल्ड था। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. लेकिन उसने जो है वो अपने नाम की जो है वो बिल्कुल परवाह उसको नहीं थी, उसको बिल्कुल बेपरवाह था उस चीज़ से। और वो गलियों में अपने फ्रेंड्स के साथ जो है नंगे पाँव घूमता रहता था। और राइटर ने जो है यहाँ पे आर्मी वर्ड का यूज़ किया, जैसे हम आर्ट्स के ग्रुप के लिए करते हैं वैसे यहाँ पे हमने राइटर ने जो है वो बॉयज़ के ग्रुप्स के लिए जो है वो आर्मी का वर्ड यूज़ किया है। और वो जैसे मॉर्निंग बर्ड्स से उनको कंपेयर किया है कि मॉर्निंग बर्ड्स की तरह वो गार्बेज के हीप के पास आते थे और अपना जो है वो काम करके दोपहर के टाइम जो वो डिसअपियर हो जाते, गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम। कुछ महीनों के बाद में उन ग्रुप्स में से सभी को जो अच्छे से पहचानने लग गई थी। वाई आंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। मैंने एक को पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है। माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो उसने आंसर किया कि मेरी मदर ऊपर वाली शेल्फ में रखी है और वहाँ से उतारती ही नहीं। उसने सिंपल वे में आंसर किया, मीन्स जो है वो
उसको पता था कि उसके पास चप्पल नहीं, वो झूठ बोल रहा था, लेकिन उसने इस चीज़ को मीन्स एक्सप्लेन करना अच्छा नहीं समझा। छोटे छोटे बच्चे भी इतना ज़्यादा उनको इस चीज़ का नॉलेज था कि एक्सपोज हमने अपने को चीज़ को नहीं करना है। एंड इवन इफ शी डिड, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. तो एक और बच्चा जिसने दोनों पाँव में अलग अलग शूज़ पहन रखे थे, एक पाँव में किसी अलग पेयर का शू था, दूसरे में अलग था, तो फिर उसने उस राइटर को कहा कि अगर इसकी मम्मा उतार भी देती तब भी ये उन शूज़ को फेंक देता। तो राइटर ने एकदम से नोटिस किया कि ये जो बच्चा बोल रहा है इसने तो अलग अलग पाँव में दूसरे दूसरे मिसमैच जो कर रहे थे वो शूज़ डाले हुए हैं। उसने कहा कि तुमने ऐसा क्यों पहन रखे हैं, अलग अलग क्यों पहन रखे हैं। तो उसने एकदम कुछ नहीं कहा उसको। तो उसने एक पाँव के ऊपर दूसरा अपना कवर कर दिया, छुपा दिया उसने कि ये उसको उससे शर्म आ रही थी, तो उसने कुछ बोला नहीं। Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation. मैं पूरी कंट्री में घूमी हूँ और मैंने बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों को सिटीज़ में, विलेजेस में, रोड्स पे देखा है कि वो नंगे पैर चलते हैं। और कुछ तो ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन, दिस इज़ आवर ट्रेडिशन। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. पर मैं हैरान होती हूँ कि अगर ये कोई एक्सक्यूज़ है, ये एक्सक्यूज़ इसलिए है कि जो नेवर एंडिंग कंडीशन है पॉवर्टी की, कि जो हमारी पॉवर्टी है वो ख़त्म होने वाली नहीं है, इसके लिए ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है और कुछ भी नहीं है। I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. मीन्स उसको उडीपी एक बार वो गई थी, तो वहाँ एक आदमी ने उसको स्टोरी अपनी सुनाई थी। तो उसने कहा था कि जब वो एक यंग बच्चा था, छोटा बच्चा था, तो उसके पापा एक मंदिर में पुजारी थे, और वो जब स्कूल जाता था तो स्कूल के आगे खड़ा होता था, अपने लिए एक शूज़ का पेयर जो है वो मांगता था। 30 साल के बाद जब मैं फिर से वहाँ पे गई तो वो मंदिर अब वहाँ पे नहीं था, वो अब फ्लड के साथ वो बह गया था, अब वहाँ पे कोई वो उसका नामो निशान नहीं था। लेकिन जब मैं बैकयार्ड पे ऐसे ही पीछे की तरफ गई तो मैंने देखा वहाँ पे एक न्यू प्रीस्ट, वो नया पुजारी वहाँ पे रह रहा था, और वहाँ पे रेड एंड वाइट कलर की जो प्लास्टिक चेयर्स वो पड़ी थी। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. तो मैंने वहाँ पे देखा कि ग्रे यूनिफॉर्म डाले एक बच्चा, सॉक्स एंड शूज़ पहने हुए, एक हैवी बैग जो है पीठ पे कैरी किए हुए आया स्कूल से एकदम से, और उसने अपना बैग जो है वो फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक दिया, और उसकी जो सांस थी वो बिल्कुल फूली हुई थी, क्योंकि उसने इतना हैवी बैग जो उठाया हुआ था। अब राइटर एक चीज़ ने नोटिस की कि जो प्रीस्ट हैं, पुजारी हैं, उनके बच्चों का अब थोड़ा सा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अब चेंज हो गया उनके पास। वो उन्होंने शूज़ वगैरह पहनना स्टार्ट कर दिए हैं, स्कूल जाना तो वो पहले से स्टार्ट वो जाते थे, लेकिन जो शूज़ वगैरह उनके पास नहीं होते थे, अब वो चीज़ें उनके पास आ गई हैं। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. उस लड़के को देख के मुझे एक और बच्चे की याद आती है जिसने गॉडेस के सामने ये कहा था कि जब उसको एक पेयर शूज़ मिल गए तो उसने कहा कि मैं ये जो है शूज़ कभी उनसे गुमे ना, कभी ये गुम ना हो, कभी खोऊं ना मैं इन शूज़ को। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। और लगता है कि गॉडेस ने जो है उनकी प्रेयर जो है वो सुन ली। अब जो प्रीस्ट के पुजारियों के जो बच्चे हैं उन्होंने शूज़ डालना शुरू कर दिया है। लेकिन जो मेरे नेबरहुड में जिस तरह के रैग पिकर्स जो बच्चे हैं वो आते हैं, और उनके पास अभी तक जो है वो शूज़ नहीं है, वो अभी तक शूलेस हैं, वो उनको अभी तक शूज़ जो हैं वो नहीं मिले हैं। My acquaintance
with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. मेरा उन बच्चों के साथ जो था वो कंसर्न थोड़ा सा मैं उनको जाने पहचाने लग गई थी, तो इसलिए मैं सीमापुरी गई जहाँ पे वो रैग पिकर्स जो है वो रहते थे। ये जो प्लेस है ये दिल्ली के थोड़ा सा बाहर है, लेकिन जो दिल्ली के जो लोग हैं उनसे इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता नहीं कि वो दिल्ली का ही एक एरिया है, क्योंकि जो दिल्ली के लोग हैं वहाँ पे एक काफ़ी जो एडवांस सिटी है, लेकिन दिल्ली के पास ही इतना ज़्यादा एक स्लम एरिया है सीमापुरी नाम करके, तो वहाँ पे ये लोग जो है वो रहते हैं। एंड दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स मीन्स वो वहाँ पे अनलॉफुली रहते हैं, उनके उस जो ज़मीन उस पर उनका कोई राइट नहीं बनता, लेकिन वो अनलॉफुली वहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे वही लोग रहते हैं जो बांग्लादेश से 1971 में आए थे। Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It is still, but it is no longer empty. In structures of mud with roof of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage and or running water, live 10,000 rag pickers. साहिब की फैमिली भी वहीं पे रहती थी। सीमापुरी एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल बैरन लैंड है, एक बंजर जो ज़मीन है, वहाँ पे कोई भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, और इतना वो वो प्लेस है वो बिल्कुल भी रहने लायक वो नहीं है। लेकिन ये अभी भी वैसा ही बैरन लैंड है, लेकिन अब यहाँ पे ये खाली नहीं है। यहाँ पे जो है वो 10,000 लोग जो है रैग पिकर्स रहते हैं, और ये लोग वही हैं जो ढाका से बांग्लादेश से यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे उन्होंने मिट्टी के हाउसेस बनाए हैं जिनकी छत जो है टीन की है या टैरपलिन के है, जो जो लीकेज से जो है वो बचाता है, जो जिसपे पानी लीक नहीं करता है। लेकिन वो वहाँ पे इतने अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं, वहाँ कोई सीवेज सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो इतनी गंदगी में वहाँ जो है ये लोग रहते हैं। लेकिन ये भी लोग मजबूर हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. Food is more important for survival than an identity. ये लोग यहाँ पे 30 साल से ज़्यादा साल हो गए इनको यहाँ पे रहते रहते, लेकिन इनके पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है। इनके पास अब राशन कार्ड्स तो हैं जिससे उनके नाम जो है वोटर लिस्ट पे आ गए हैं, और इस राशन कार्ड से वो अब थोड़ा सा सस्ते जो रेट्स पे है वो अनाज खरीद सकते हैं। और ये वोटर्स जो लिस्ट में उनके नाम के लिए ही पॉलिटिशियंस ने जो है उनको राशन कार्ड्स जो है वो दिलवाए हैं, क्योंकि इससे उनको जो है वो वोट्स मिल सकें। लेकिन उनके लिए, उन लोगों के लिए जो है फूड मोर इम्पॉर्टेंट है, आइडेंटिटी प्रूफ इतना उनको ज़रूरी नहीं है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हेयर than in the field that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. लेकिन जब वहाँ पे वो राइटर जाती हैं और वहाँ की लेडीज़ जो जिन्होंने फटी पुरानी साड़ियाँ पहनी रखी थी, उनसे उन्होंने पूछा कि तुमने अपना इतना ग्रीन तुम्हारी वहाँ पे खेतें थी, अपनी नदियाँ छोड़ के तुम यहाँ इतने अनहाइजीनिक कंडीशन में, इतने गंदगी के माहौल में क्यों रह रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमें वहाँ पे रहने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जो उनकी लैंड है उस पर कोई जो है वो अनाज उगता नहीं था, क्योंकि वहाँ पे आए दिन तूफान आते रहते थे और उनकी जो फसल है पूरी वो ख़राब हो जाती थी। इसलिए वहाँ पे वो वहाँ पे रहने का जो है वो कोई भी फ़ायदा नहीं था। लेकिन जब वो यहाँ पे बिग सिटी में रहने को आए हैं, कम से कम उनको भरपेट जो है खाना खाते हैं वो लोग, और अपने फैमिली को जो है वो सरवाइव करवा सकते हैं। मींस वो रात को जो है वो भूखे पेट मींस नहीं सोते हैं, मींस एकिंग स्टमक मींस भूखे पेट वो उनको सोना नहीं पड़ता है, इसलिए यहाँ पे रहना उनको ज़्यादा ठीक लगता है। वेर एवर दे फाइंड फूड दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स। लेकिन जहाँ भी उनको जो है वो खाना मिल जाता है, वहाँ पे वो अपना जो है वो घर जो है वो हट बना लेते हैं और रहना स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग।
चिल्ड्रन जो है वो उसी माहौल में बड़े होते हैं ये लोग, और जो थोड़ा बड़े होते हैं तो वो भी पार्टनर बन जाते हैं सर्वाइवल के लिए, वो भी अपने फैमिली की जो है पेरेंट्स की हेल्प करना वो है स्टार्ट कर देते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और सर्वाइवल सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग, वहाँ के सभी लोग जो है वो रैग पिकिंग का ही काम करते हैं। दो द years it has acquired the proportion of a fine art, garbage to them is gold. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking proof, but for a child it is even more. मीन्स उनको ये बहुत साल हो गए ये काम करते करते, अब ये इस चीज़ को ये बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। गार्बेज को में जो है वो वैल्यूएबल चीज़ें जो आराम से ढूंढ लेते हैं। और जो उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए वहाँ से जैसे प्लास्टिक की कुछ चीज़ें मिल जाएं जिसको बेच के वो अपना रोज़ का जो खाना खरीद सकें, या अपने रहने के लिए अपने सर के ऊपर छत को कवर करने के लिए कुछ वहाँ पे रख सकें, जिससे वो जो लीक प्रूफ हो उससे बचाएं। इससे ज़्यादा ज़रूरी उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए इससे भी ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ें होती हैं, वो अपने लिए जो वो है वो ढूंढते रहते हैं गार्बेज के हीप में। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. Sahib says, his eyes lighting up. तो साहिब कहता है कि कभी कभी मुझे वहाँ पे 1 रुपया मिलता है और कभी तो मुझे 10 रुपीज़ भी मिल जाते हैं, और इस ऐसा बोलते बोलते उसकी आइज़ जो हैं वो चमक उठती हैं। व्हेन यू व्हेन यू फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब तुम्हें सिल्वर कॉइन जो है वो हीप के गार्बेज में मिलता है, तो ये चीज़ तुम्हें जो है वो और ढूंढने में मीन्स उनको लगता है कि अगर हमें सिल्वर कॉइन मिला है तो हमें कुछ और भी मिल सकता है। इससे वो उसको बुरा नहीं लगता है कि वो फिर से जो है वो गार्बेज में जो है वैल्यूबल चीज़ें वो ढूंढते ही जाते हैं। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. मीन्स पेरेंट्स के लिए जो गार्बेज का मतलब अलग है, और जो बच्चों के लिए वो अलग है। पेरेंट्स के लिए सर्वाइवल की चीज़ें, जैसे कुछ उनको चीज़ों को बेच के, कूड़े में से कुछ ऐसी चीज़ें मिले जिनको बेच के उनको थोड़ा सा पैसे मिले, और वो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए जो है वो फूड ला सकें, वो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बच्चों के लिए जो कुछ अलग सी चीज़, कोई शूज़ का पेयर मिल जाए, कुछ रुपया मिल जाए, कुछ अपने लिए कुछ और चीज़ मिल जाए, वो चीज़ वो बच्चे ढूंढते हैं। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club watching two young men dressed in white playing tennis. एक दिन सर्दी की सुबह मैंने साहिब को जो है वो टेनिस जो क्लब है उसके गेट के बाहर उसको खड़े देखा, और वहाँ पे दो लोग जो थे वो वाइट ड्रेस में टेनिस खेल रहे थे, वो बहुत उनको ध्यान से देख रहा था। आई लाइक द गेम, ही हम्स, content to watch it standing behind the fence. I go inside when no one is around, he admits. The gatekeeper lets me use the swing. तो वो ये चीज़ कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है, और वो बाहर से जो मैच देख रहा था वो उसको देख के ही वो खुश हो रहा था, उसने अंदर जाने के लिए कोई वो नहीं किया कि मुझे अंदर जाना। एंड वो ये चीज़ भी एडमिट करता है कि जब यहाँ पे कोई नहीं खेल रहा होता है तो गेट कीपर मुझे अंदर जाना अलाउ करता है, और मैं वहाँ पे झूले भी झूल लेता हूँ कई बार। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. तो साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए थे, जो उसके जो उसने कपड़े पहने थे डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, उसके ऊपर बिल्कुल मिसमैच हो रहे थे, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, वो बिल्कुल ऑकवर्ड लग रहा था। लेकिन वो इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहा था, उसने इस चीज़ को बॉदर नहीं किया, और उसने ये एक्सप्लेन किया कि ये मुझे किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम डज नॉट बॉदर हिम। ये शूज़ तो किसी रिच बॉय ने जो वो फेंक दिए थे, क्योंकि उनमें से एक शूज़ पे जो था होल हो रखा था, तो ये चीज़ जो थी उसको उसके लिए मैटर नहीं करती थी, उस चीज़ को साहिब ने जो है बॉदर नहीं किया और आराम से पहन रहा था, क्योंकि वो तो हमेशा जो है वो फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इन अ इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, बट द गेम इज़ ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ रीच। तो जो राइटर है वो सोचती है कि जो शूज़ है जो पहन रहा है वो, तो वो नंगे पैर रहता था, उसके लिए तो वो बहुत बड़ी चीज़ है,
है कि नंगे पैर रहने वाले बच्चे को जो है वो एक होल वाला अगर शूज मिल जाता है तो उसको कोई इस चीज़ की परवाह नहीं है। लेकिन जो वो गेम इतना क्यूरियस होके इतना ईगरली वो देख रहा था, ये उसके रीच से बाहर थी, इसको वो कभी नहीं खेल पाएगा, उसको चाहे कितना भी उसमें इंटरेस्ट होता, क्योंकि उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो चीज़ कोई चीज़ अफोर्ड कर पाए। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। आई नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। एक दिन सुबह राइटर को साहिब मिलता है और उसने अपने हाथ में स्टील कैनिस्टर, स्टील का कंटेनर पकड़ा होता है और वो मिल्क बूथ की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे मिल्क सुबह सुबह दूध मिलता है। और उसने इशारा किया कि मैं वहाँ एक टी स्टॉल है, वहाँ पे अब काम करने लगा हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। तो उसने राइटर को बताया कि मुझे यहाँ पे 800 रुपीज़ सैलरी मिलती है और एंड ऑल माई मील्स मीन्स, हाँ, 3 टाइम का मुझे खाना यहाँ पे मिल जाता है, वो मुझे प्रोवाइड करते हैं। तब राइटर उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। जब उसने उसकी फेस की तरफ देखा, हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, तो मैंने उसके फेस की तरफ देखा कि जो केयर फ्री लुक उसके फेस के ऊपर पहले थी वो अब बिल्कुल नहीं है। अब जो उसका फेस है रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ लग रहा था। द स्टील कैनिस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. जो स्टील कैनिस्टर उसने उठाया हुआ था, स्टील का कंटेनर जिसमें मिल्क था, वो उसको बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था कि उसको बहुत भारी लग रहा है। और जो उसका प्लास्टिक बैग था जिसपे वो अपने गार्बेज डाल के रखता था, वो उसको उतना हैवी नहीं लगता था, क्योंकि जो प्लास्टिक बैग था वो उसका अपना था। और जो स्टील कैनिस्टर है वो उसके टी शॉप का जो ओनर था उसका है। मीन्स अब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसके ऊपर, उसके कंधों पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। और जो वो पहले था वो उसका अपना काम था, और पहले वो अपना मास्टर खुद था, अपना मालिक वो खुद था। लेकिन अब वो अपना मालिक खुद नहीं था, जो टी शॉप का जो मालिक था अब वो ही उसका मास्टर था, उसको उसके अंडर ही, उसके अकॉर्डिंग ही उसको जो है वो काम करना था, उसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे जाना था, उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना था और उसके अकॉर्डिंग ही उसको आना था। तो ये सो दिस वाज योर स्टोरी